हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेमेटोलॉजी। चलिए बिना किसी देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें पढ़ना है हेमेटोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हेमेटोलॉजी ये समझ लेते हैं। हेमेटोलॉजी जो होती है बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, हेमेटोलॉजी कहलाती है। ब्लड मतलब ब्लड में ब्लड की बीमारियां, ब्लड के कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें हम जब समझते हैं तो इसे हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लड जो हमारी बॉडी होती है, टोटल बॉडी, उस बॉडी का वेट का लगभग 60 से 65% भाग जो होता है वो बॉडी फ्लूइड के द्वारा बनाया जाता है। क्या होता है बॉडी फ्लूइड? बॉडी ये बॉडी फ्लूइड जो होता है हमारी बॉडी वेट का लगभग 60 से 65% वाला भाग बनाता है। 60 से लेके 65% भाग जो होता है बॉडी का बनाता है। ये बॉडी फ्लूइड जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है आईसीएफ और एक दूसरा होता है ईसीएफ। मतलब ये दो प्रकार का होता है। आईसीएफ के रूप में भी पाया जाता है और ईसीएफ के रूप में भी पाया जाता है। आईसीएफ का मतलब होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लूइड, उसको हम आईसीएफ बोलते हैं। और जो सेल के बाहर पाया जाता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं या ईसीएफ बोलते हैं। ये जो ईसीएफ होता है ये वाला भाग जो होता है लगभग 30% होता है पूरे बॉडी फ्लूइड का, और आईसीएफ वाला भाग जो होता है लगभग 70% फ्लूइड होता है। और जो ये 30% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इस 30% भाग का लगभग 22% भाग जो होता है वो इंटरस्टिशियल के बाहर पाया जाता है, स्पेस में पाया जाता है। और 6% 30% जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है। और लगभग इस बॉडी फ्लूइड का ईसीएफ का 30% का लगभग 6% भाग जो होता है वो हमारी वेन्स में पाया जाता है। और 2% जो फ्लूइड होता है ईसीएफ वो अदर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, 6% जो होता है वो किसके रूप में पाया जाता, कहाँ पाया जाता है? वेन्स में पाया जाता है। और 2% जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? अदर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब मेन बॉडी फ्लूइड जो है हम ब्लड पढ़ने वाले हैं। ब्लड, आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लड जो होता है उसका कलर देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लड का कलर जो होता है वो लाल कलर का होता है। क्यों होता है ब्लड लाल कलर का? ब्लड का कलर लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक एक श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड जो होता है वो लाल कलर का होता है। और ये हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीम प्रेजेंट होता है और हीम में आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन जो होता है Fe+2 स्टेज में पाया जाता है। और यह आयरन जो होता है इसके कारण जो हमारा हीम होता है उसका कलर लाल होता है। उसका कलर लाल होने की वजह से हीमोग्लोबिन लाल होता है, जिससे आरबीसी का कलर लाल होता है और हमारा ब्लड जो होता है वो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। जो ब्लड होता है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये से हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी मैट्रिक्स जो होती है वो ब्लड सेल्स के द्वारा नहीं बनाई जाती। इसकी मैट्रिक्स जो होती है हमारे लीवर में बनाई जाती है, इसलिए हम इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोल देते हैं। इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच जो होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, इसलिए हम इसे साल्टली एल्कलाइन भी बोल देते हैं। क्या होता है ब्लड का पीएच? ब्लड का पीएच जो होता है 7.35 से लेके 7.45 तक होता है, इसलिए हम इसे साल्टली एल्कलाइन भी बोल देते हैं। जो ब्लड होता है हमारा उसका ये टोटल बॉडी वेट का लगभग 7 से 8% भाग बनाता है। जितनी हमारी बॉडी का वेट होता है लगभग उसका 7 से 8% वेट जो होता है वो हमारे ब्लड का होता है। अब पढ़ते हैं ब्लड का कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड में लगभग 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% भाग जो होता है उसमें संगठित पदार्थ पाया जाता है। यह संगठित पदार्थ जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड में 55% तो हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 45% भाग जो होता है वो बनाता है हमारा सेल्स। हमारी सेल्स जो होती हैं जिसमें से मेन सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स होता है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा प्लाज्मा वाला भाग है, ये प्लाज्मा जो होता है ये हल्का पीला गाढ़े रंग का पदार्थ होता है। इस प्लाज्मा में क्या होता है? जो प्लाज्मा होता है उसमें 90 से लेके 92% तक वाटर प्रेजेंट होता है। और वाटर के अलावा इसमें ऑर्गेनिक जो 8 से 10% वाला भाग बचा हुआ है उसमें ऑर्गेनिक पदार्थ और इनऑर्गेनिक पदार्थ पाया जाता है। इसमें से लगभग 6 से 8% भाग जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन का भाग होता है। इसे ग्राम परसेंटेज में देखते हैं तो लगभग ये 7.4 ग्राम परसेंटेज जो होता है वो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का वाला भाग पाया जाता है। और इस प्लाज्मा में क्या होता है? 90 से 92% जो होता है वाटर पाया जाता है। बाकी का भाग जो होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ पाया जाता है। ऑर्गेनिक पदार्थ में जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स और आपके प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, विटामिन,
और इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक पदार्थ में, जैसे आपके फॉस्फेट्स और आपके सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद में यहीं पे बात कर लेते हैं साथ में हम प्रोटीन की। जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा के लिए। प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं, लगभग 3 प्रोटीन जो होते हैं इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रोटीन जो होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, दूसरा वाला प्रोटीन जो होता है ग्लोब्यूलिन होता है, और तीसरा जो होता है वो फाइब्रिनोजन होता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है, यह एल्ब्यूमिन ऑन्कोटिक प्रेशर रेगुलेट करने के लिए उत्तरदायी होता है। हमारी बॉडी का ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है लगभग 32 से 36 mm ऑफ Hg होता है, वो नॉर्मल होता है। और इसमें से लगभग 28 mm ऑफ Hg कितना होता है हमारी बॉडी का, 32 से लेके 36 mm ऑफ Hg होता है। और इसमें से क्या होता है 28 mm ऑफ Hg जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन रेगुलेट करता है ऑन्कोटिक प्रेशर को, और जिसमें से सिर्फ एल्ब्यूमिन जो होता है वो 22 mm ऑफ Hg रेगुलेट करता है ऑन्कोटिक प्रेशर को। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो होता है वो ग्लोब्यूलिन होता है। यह ग्लोब्यूलिन हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं गामा ग्लोब्यूलिन वगैरह बनाने के लिए ये वाला ग्लोब्यूलिन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में आता है तीसरा मेन इंपॉर्टेंट जो होता है फाइब्रिनोजन। ये जो होता है लगभग 0.3 ग्राम परसेंटेज हमारे प्लाज्मा में उपस्थित होता है। यह फाइब्रिनोजन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करवाने में सहायता करता है हमारा फाइब्रिनोजन। अब इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं क्या, आरबीसी। स्टार्ट करते हैं संगठित पदार्थ के रूप में। देखो एक तो क्या हो गया बॉडी, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है कि प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद में जो सहायक सेल्स होती हैं वो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है, जैसे कि, और ब्लड का निर्माण जो होता है वो हीमोपोइसिस कहलाता है। यदि किसी मतलब जैसे हीमोपोइसिस, एरिथ्रोसाइट जैसे आरबीसी का निर्माण के लिए हम एरिथ्रोपोइसिस बोल देते हैं, डब्ल्यूबीसी के निर्माण के लिए हम ल्यूकोपोइसिस बोल देते हैं। पोइसिस वर्ड का मतलब ही क्या हो जाता है, निर्माण कराना होता है, किसी सेल्स का निर्माण कराना। और स्टार्ट करते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक आता है हीमोपोइसिस। क्या होता है हीमोपोइसिस, मतलब ब्लड का निर्माण करवाना ही हीमोपोइसिस कहलाता है। अगर आरबीसी का निर्माण होता है तो उसे हम मतलब एरिथ्रोपोइसिस बोल देते हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है जब तो हम उसे ल्यूकोपोइसिस बोल देते हैं। और जब प्लेटलेट्स का निर्माण होता है तब उसे हम थ्रोम्बोपोइसिस बोल देते हैं। जब भी किसी वर्ड के आगे हमें पोइसिस वर्ड मिलता है, इसका मतलब होता है किसी भी सेल्स का निर्माण हो रहा है। तो जो हमारी आरबीसी होती है उसका निर्माण की बात करें कि निर्माण उसका कहाँ होता है, तो उसका निर्माण बोन मेरो में होता है, बोन मेरो में। हालांकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर को, जब प्रेगनेंसी होती है उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका निर्माण जो होता है वो यॉर्क सैक में होता है, यॉर्क सैक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, इसका निर्माण जो होता है लीवर से भी होने लगता है, लीवर और स्प्लीन से भी इसका निर्माण होने लगता है, स्प्लीन। थर्ड ट्राइमेस्टर में इसका निर्माण होता है फ्लैट बोन मेरो से भी होने लगता है। हालांकि जो एडल्ट होते हैं फर्म में देखा जाए तो उसमें जो होता है आरबीसी का निर्माण होता है वो हमारी बोन मेरो में होता है, रेड बोन मेरो। देखो बोन मेरो क्या होता है, जो हमारी हड्डी होती है, ये है हमारी बोन, ये हमारी बोन होती है। बोन में क्या होता है, जो ये वाला भाग, कॉर्नर वाला ये वाला भाग जो होता है, इसे हम बोलते हैं एपिफाइसिस। ये वाला भाग जो होता है एपिफाइसिस बोलते हैं, और ये वाला भाग भी क्या कहलाता है, एपिफाइसिस कहलाता है। और इस बीच वाले भाग को हम क्या बोल देते हैं, डायाफाइसिस बोल देते हैं, डायाफाइसिस। तो ये जो हड्डी के ऊपर वाले कॉर्नर वाले भाग होते हैं इसको हम एपिफाइसिस बोल देते हैं, और बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस बोल देते हैं। और इसी डायाफाइसिस हड्डी के बीचों बीच क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, बोन मेरो बोल देते हैं। यहाँ पे जो उपस्थित बोन मेरो होती है उसे हम रेड बोन मेरो बोलते हैं, रेड बोन मेरो। ये वाला यहाँ पे ये भी एपिफाइसिस वाले भाग में जो होती है वो रेड बोन मेरो होती है, जबकि डायाफाइसिस वाले भाग में जो होती है वो येलो बोन मेरो होती है। येलो बोन मेरो में क्या होता है, फैट का क्या होता है, संग्रहण होता है, वसा जो होती है वो संग्रहित होती है। और जबकि जो आरबीसी का निर्माण जो होता है, यहाँ पे एपिफाइसिस जो होती है इसमें क्या होता है, स्टेम सेल्स नाम की एक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं हमारी ब्लड कोशिकाओं का निर्माण करवाती हैं। यहाँ से आरबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। आरबीसी के निर्माण के लिए पांच जो होते हैं इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली इसकी अवस्था होती है, वो कौन सी होती है, प्री, मतलब इसकी जो अवस्था होती है उसे हम प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। सेकंड जो इसकी अवस्था होती है उसको हम अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं। सबसे पहली अवस्था जो होती है वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होती है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। दूसरी जो अवस्था होती है उसे हम अर्ली नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं। तीसरी जो अवस्था होती है उसे हम लोग बोल देते हैं
उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद में जो आती है अवस्था, चौथी अवस्था आती है, उसे हम लेट नॉर्मोब्लास्ट बोल देते हैं। इसके बाद में जो पांचवी इमैच्योर ऑफ द लास्ट स्टेज जो होती है आरबीसी की, उसे हम बोल देते हैं रेटिकुलोसाइट। और ये रेटिकुलोसाइट जो होती है, ये अवस्था इमैच्योर स्टेज होती है। इसमें आरबीसी जो होती है वो गोलाकार होती है। आप लोगों को ये बात पता होगी कि आरबीसी जो होती है वो हमारी कैसी होती है, बाइकॉन्केव होती है, डंबल शेप होती है, डिस्क शेप होती है, द्विअवतलीय होती है। लेकिन जो रेटिकुलोसाइट होती है, इस अवस्था में आरबीसी जो होती है हमारी गोलाकार होती है। अब इस गोलाकार अवस्था को, इस गोलाकार आरबीसी को हमें क्या करवाना है, मैच्योर करवाना है। और मैच्योर करवाने के लिए हमें विटामिन B12 की आवश्यकता होती है और फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड नहीं मिलता है इस गोलाकार आरबीसी को, तो ये क्या होती है, इसका शेप चेंज नहीं हो पाता है और ये कैसी हो जाती है, इमेच्योर हो जाती है। इसको मैच्योर करने के लिए क्या होता है, हमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलते हैं। लगभग जो आरबीसी जो होती है डेवलपमेंट, इसके लिए डेवलपमेंट, टोटल जो डेवलपमेंट होता है और मैच्योरेशन होता है, इसका 7 डे में होता है हमारी आरबीसी का डेवलपमेंट और मैच्योरेशन। 5 दिन में लगभग ये क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और लास्ट के 2 दिन में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड मिलने पर क्या हो जाता है, मैच्योरेशन हो जाता है। फाइनली आरबीसी जो होती है वो बाइकॉन्केव हो जाती है और इसमें केंद्रक वगैरह और सारे जो कोशिकांग होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ये नष्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है, वो इसमें भर दिया जाता है। और जब Hb आके इससे भर दिया जाता है तो ये Hb क्या करवाता है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सीजन को क्या करता है, जोड़ के सारे, मतलब ऑक्सीजन को जोड़ के सारी कोशिकाओं तक हमारा क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। एक जांच कराई जाती है जो सीबीसी के अंदर आती है, ये होती है एमसीवी, जिसका मतलब होता है मेन कॉर्पुकुलर वॉल्यूम। ये जो होता है लगभग हमारा कितना होता है, 80 से लेके 100 फेंटोलीटर तक होता है, 100 फेंटोलीटर होता है। ये जो होती है इसे कंसंट्रेशन, ये जो होता है इस साइज के लिए किया जाता है। एमसीवी टेस्ट जो होता है वो हमारा साइज के लिए किया जाता है। आरबीसी की साइज पता करने के लिए एमसीवी टेस्ट किया जाता है और इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 80 से 100 फेंटोलीटर होती है। यहीं पे कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए एचसीटी नामक एक टेस्ट कराया जाता है। और ये एचसीटी का टेस्ट जो होता है इसमें लगभग इसकी नॉर्मल रेंज होती है 48 से 53% होती है। और ये जो होती है आरबीसी कंसंट्रेशन बताता है। और इसी के साथ में एक और जांच होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एमसीवी एचसीटी। और इसके बाद में एक और जांच होती है जो कलर के लिए की जाती है, एमसीएच बोलते हैं, एमसीएच। इसका मतलब होता है मैन कॉर्पुकुलर हीमोग्लोबिन। ये मैन कॉर्पुकुलर हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो लगभग 27 से 32 होती है, 27 से 32। और ये जांच जो होती है वो मतलब आरबीसी को के कलर को बताता है। अगर कलर जो होता है वो गहरा हो जाता है तो इसे हाइपर क्रोमिक बोल देते हैं। और अगर कलर इसका कम आता है तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक बोल देते हैं। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 पायरुवेट जो होती, 4 पोरपायरिन रिंग होती है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इसमें 4 पोरपायरिन रिंग होती है। इस 4 पोरपायरिन रिंग जो होती हैं इसमें क्या होता है, हर एक पोरपायरिन रिंग में क्या होते हैं, 4 पायरुवेट होते हैं। और इन 4 पायरुवेट से क्या होता है, एक आयरन Fe2+ स्टेज में क्या होता है, जुड़ा होता है। और एक से क्या होता है, एक मतलब एक हीमोग्लोबिन में 4 पोरपायरुवेट, मतलब 4 पोरपायरिन रिंग होती है और एक पोरपायरिन रिंग में 4 पायरुवेट पाए जाते हैं। और ये 4 पायरुवेट जो होते हैं वो एक आयरन से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है 1 ग्राम Hb, 1 ग्राम Hb से मतलब 1 मोल Hb से क्या होते हैं, 4 O2 अणु जुड़ जाते हैं। 1 मोल Hb से कितने, 4 O2 अणु जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। और 1 ग्राम Hb में क्या होता है, लगभग 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है लगभग 1.34 ml O2 का क्या करता है, वहन करता है। इस हिसाब से क्या होता है, लगभग 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना होता है, 3.34 मिलीग्राम जो होता है वो आयरन पाया जाता है। इस हिसाब से क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है 100 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग कितना करता है, 100 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो लगभग 19 ml ऑक्सीजन का क्या करता है, वहन करता है। कितना करता है, 19 ml। 19 से लगभग यहाँ पे हम 20 मान लेते हैं, 19 से 20 ml O2 का क्या करता है,
वहन करता है। और इसके बाद में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन से जब जुड़ता है, जब ये Hb किससे जुड़ता है, O2 से जब जुड़ता है, Hb O2 के बीच में जो बॉन्ड होता है ये कौन सा बॉन्ड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड होता है। और यहीं पे जब हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब बॉन्ड बनाता है तो इसे हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बॉन्ड कहते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और इसके बाद में साथ ही साथ में जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जब ये बॉन्ड बनाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जब ये COHb जब जुड़ता है इसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जब ये CO2 जब Hb के साथ में जुड़ता है तो इसे हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जब इसे हम O2 के साथ में हीमोग्लोबिन को जोड़ते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, जो एक CO के साथ में जो हीमोग्लोबिन होता है ये लगभग 200 गुना ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है ऑक्सीजन की तुलना में। और जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है इससे लगभग 20 गुना 20x जो होता है वो मजबूत होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हीमोग्लोबिन का बॉन्ड। क्या होता है, जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड होता है उससे लगभग 20 गुना ज़्यादा कितना होता है, किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड होता है। और उससे भी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में लगभग 200 गुना ज़्यादा जो होता है वो बॉन्ड बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, इतनी जानकारी सफिशिएंट है। आगे पढ़ते हैं हम WBC। ये हमारी यूरोसाइट यानी RBC कंप्लीट हो गई है। अब पढ़ेंगे हम WBC या जिसे हम ग्लूकोसाइड बोल देते हैं या जिसको हम श्वेत ब्लड सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ये होती है WBC। ये जो WBC होती है इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरी होती है अग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट का मतलब होता है कणिकामय और अग्रेन्यूलोसाइट का मतलब होता है अकणिकामय। ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर कण प्रेजेंट होते हैं वो कहलाती हैं ग्रेन्यूलोसाइट, और जो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर कण नहीं पाए जाते ये होती हैं अग्रेन्यूलोसाइट। जो ग्रेन्यूलोसाइट जो होती हैं वो तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले तो होती है न्यूट्रोफिल, ऐसे ही चल लो नहीं रहा उनमें। सबसे पहली कोशिका होती है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती है यूसिनोफिल्स और तीसरी होती है बेसोफिलस। कौन कौन सी होती है, न्यूट्रोफिलस होती है, यूसिनोफिलस होती है और बेसोफिलस होती है। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो लगभग WBC की लगभग 60 से 65% होती हैं, और जो यूसिनोफिलस होती हैं लगभग 2 से 3% होती हैं, और जो बेसोफिलस होती हैं लगभग 0.5 से लेकर 1% होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, इसे N से प्रदर्शित कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल जो होती हैं लगभग 60 से 65% पाई जाती हैं, और ये जो होती हैं फैगोसाइटोसिस करती हैं, मतलब भक्षण करती हैं। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, कोई भी बाहरी पदार्थ होता है वो आक्रमण करता है, कोई भी बैक्टीरिया क्या करता है, आक्रमण करता है, तो ये क्या करती हैं, बाहरी पदार्थ का भक्षण करती हैं। ये जो होती है हमारी क्या होती है, एक प्रकार की सेना होती है न्यूट्रोफिल। इसके बाद में क्या होती है, दूसरी सेल्स आती है यूसिनोफिलस। यूसिनोफिलस जो होती हैं लगभग हमारी बॉडी में 2 से 3% होती हैं, और ये जो होती है एंटी मतलब एक प्रकार की प्रतिशोध अभिक्रिया दर्शाती है, ये प्रतिशोध अभिक्रिया दर्शाती है। और इसके बाद में तीसरी जो होती है बेसोफिल्स होती हैं। ये बेसोफिल्स जो होती हैं मतलब हेपेरिन और हिस्टिडीन, सेरोटोनिन, ये सारे पदार्थ निकालने के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं ग्रेन्यूलोसाइट जो होती है, अग्रेन्यूलोसाइट। अग्रेन्यूलोसाइट्स में दो प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं आती हैं, कौन कौन सी आती है, एक तो मोनोसाइट्स आती हैं और दूसरी आती हैं आपकी ल्यूकोसाइट। मोनोसाइट जो होती हैं वो कितनी होती है, मोनोसाइट जो होती हैं लगभग 6 से 8% होती हैं। ये मोनोसाइट भी क्या करती हैं, भक्षण का काम करती हैं। और जो ल्यूकोसाइट होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मतलब एक होती हैं ल्यूकोसाइट जो होती है हमारी बॉडी में लगभग 20 से 25% होती हैं। ये कोशिकाएं भी क्या करती हैं, सॉरी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट जो होती है 20 से 25% होती है, और ये करती हैं भक्षण का काम करती हैं। ये जो एक प्रकार की किलर सेल होती हैं, ये जो लिम्फोसाइट होती हैं दो प्रकार की होती है, एक बी सेल होती है, टी सेल होती है। बी सेल का निर्माण होता है बोन मेरो में होता है, और टी सेल का निर्माण तो बोन मेरो में होता है, लेकिन इनका परिपक्वन जो होता है, जो मैच्योरेशन होता है इनका टी सेल यानी थाइमस ग्लैंड में होता है। और ये थाइमस ग्लैंड जो होती है उम्र के साथ साथ छोटी होती जाती है। बच्चों में थाइमस ग्लैंड की साइज जो होती है बड़ी होती है, इसलिए इनके अंदर टी सेल्स की संख्या ज़्यादा होती है, और ये बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया को मारने के लिए मतलब जो किल करने की क्षमता है बच्चों में ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत बड़ों की तुलना में। और एक टाइम आने पर थाइमस ग्लैंड जो होती है वो छोटी हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिससे टी सेल का काउंट जो होता है वो नहीं बढ़ पाता है। और बोन मेरो में बी सेल का निर्माण तो होता है, लेकिन टी सेल थाइमस ग्लैंड के खत्म हो जाने के कारण टी सेल का मतलब निर्माण जो होता है वो बंद हो जाता है।
अब इसके बाद में क्या पढ़ना है, एंटीजन, जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर क्या होता है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। अगली क्लास जो हम ब्लड ग्रुप के ऊपर लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या फिर सही लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये वाली जो क्लास थी मेरी यूट्यूब पर, मेरी लाइव की फर्स्ट क्लास थी। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आए तो कमेंट में बिल्कुल भर देना, जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी।